So today our topic is from accounting period. Accounting period क्या होता है? तो अकाउंटिंग पीरियड इज़ बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड जो है वो हमारा सेमी एनुअल भी हो सकता है, हमारा क्वार्टर भी हो सकता है, ठीक है, हमारा मंथली भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस टाइम पीरियड के दौरान हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को बना रहे होते हैं, जिस पीरियड को हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में कवर करते हैं, उस पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक फॉर्म है और वो अपनी जो है इनकम स्टेटमेंट मंथली प्रिपेयर करते हैं, तो उनका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 1 मंथ होगा। वो इसलिए प्रिपेयर की जाती है ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके, ताकि जो है पता चले कि इस महीने हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया या इस महीने हमने कितने एक्सपेंडिचर जो है वो किए हैं और नेक्स्ट जो है वो हमें कितने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये कंपनी जो है वो डिफरेंट रीजंस की बेस पे अपना जो अकाउंटिंग पीरियड है वो डिज़ाइन करती है। कुछ लोग मंथली, कुछ लोग क्वार्टरली, कुछ लोग सेमी एनुअली, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो जो है एनुअली डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड प्रिंसिपल। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है बेसिकली वो यही है कि ये टाइम पीरियड प्रिंसिपल इसमें जब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है तो इसके लिए टाइम पीरियड प्रिंसिपल जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ये टाइम पीरियड प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ, कंपनी के मैनेजर, इन्वेस्टर या कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड है कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ठीक है। तो वो जो है वो तमाम लोग डिपेंड कर रहे होते हैं किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की लेंथ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कि आफ्टर 8 मंथ्स इन्वेस्टर जो है वो हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो चाहते हैं कि 8 मंथ्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करके दी जाए ताकि पता चले कि कंपनी को इन 8 मंथ्स में कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा वो 8 मंथ का हो जाएगा, यानी जिस टाइम पीरियड हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कवर करते हैं उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड प्रिंसिपल है ये अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी या कोई भी उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या मैनेजर इंटरेस्टेड है उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है इस लेंथ को डिसाइड किया जाता है। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर आपने हमेशा याद रखना है कि इट इज़ अ 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, जो कोई भी एक एंटिटी या कोई भी एक फॉर्म जो है वो यूज़ करती है। तो ये मोस्टली क्या होता है कि ये फिस्कल ईयर जनवरी 1 से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली तमाम जो मतलब बिजनेसेस हैं जो यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्म बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी फॉर्म ने अपना फिजिकल ईयर जो है वो क्या रखना है, ठीक है। तो ये फर्म की जो काम करने की नेचर है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। अब कुछ कंपनीज क्या है कि सीजनल बेस होती हैं, 6 महीने चलती हैं और 6 महीने फारिग रहती हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पीरियड के दौरान उनका वर्किंग होता है वहां से लेके ऑनवर्ड जो है वो अपना फिजिकल ईयर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वॉल्ट डिज्नी कंपनी की, तो डिज्नी कंपनी मतलब कि ये पार्क होगा। तो पार्क में क्या है कि मोस्टली जो जून जुलाई अगस्त होता है, अगस्त सितंबर, ठीक है, तो ये बेसिकली इनका जो है वो ऑफ सीजन होता है, ठीक है। तो जो इनके दूसरे मतलब जो स्प्रिंग का सीजन है या ऑटम का सीजन है, ठीक है, उसमें ये लोग ज़्यादा पार्क्स में जाना जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कहते हैं कि क्योंकि सितंबर अक्टूबर में इनकी रिलेटिवली जो थीम पार्क है इनकी सेलिंग जो है वो स्लो मंथ चल रहे होते हैं, तो इसलिए ये अपना जो फिजिकल ईयर है वो सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक जो है वो ये चलाते हैं। तो सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक, अक्टूबर 1 को 12 महीने बन जाते हैं, ठीक है।
इसी तरह बताया गया है कि वॉलमार्ट जो है या जेसी पेनी कंपनीज हैं, ठीक है, ये मतलब एट द एंड ऑफ द जनवरी अपना फिस्कल ईयर जो है वो एंड करती हैं, क्योंकि मतलब इनका जो जैसे न्यू ईयर होता है तो न्यू ईयर की सेल लगती है, और न्यू ईयर की सेल के बाद इनको जितना भी प्रॉफिट होता है 31 जनवरी को अपना ये ईयर क्लोज करते हैं और अपना तमाम जो रेवेन्यू वगैरह है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रही है, या कंपनी जो है वो किस किस्म का बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने फिस्कल ईयर जो है वो 12 महीने जो है वो कौन से सिलेक्ट करने हैं। जैसे गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, तो इनका फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है जून से लेके नेक्स्ट ईयर की जुलाई 31 तक, ठीक है। जून 1 जैसे ये 2021 है, तो 1 जून से इनका जो है वो फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और 2022 में 31 जुलाई को इनका फिस्कल ईयर जो है वो 12 मंथ का पीरियड जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हर जून को जो है ये बजट अनाउंस करते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये कंपनी की बिजनेस के ऊपर, या उसकी जो है वो नेचर के ऊपर, या जिस किस्म का वो प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, या सर्विसेज रेंडेड कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंपनी का फिस्कल ईयर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रेवेन्यू क्या है। यू ऑल वेरी वेल नो दैट कि रेवेन्यू बेसिकली हमारी जितनी भी सेल्स होती है किसी भी बिजनेस में, उस सेल्स का दूसरा नाम जो है वो रेवेन्यू है, ठीक है। हम गुड्स को सेल करते हैं या हम सर्विसेज को देते हैं, और उसके बदले में जो प्राइस हम हासिल करते हैं बेसिकली वो उसको हम रेवेन्यू का नाम देते हैं, ठीक है। तो एक गिवन अकाउंटिंग पीरियड में हम जितनी भी सर्विसेज देते हैं या गुड्स को सोल्ड करते हैं, उसके बदले में जो प्राइस हम अर्न करते हैं उस प्राइस को हम रेवेन्यू का नाम देते हैं। अब ये रेवेन्यू जो है वो क्या इफेक्ट करता है? रेवेन्यू बेसिकली हमारी ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देता है, और इसके अलावा हमारे एसिड्स को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर हम कैश की फॉर्म में वो रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं तो हमारा जो एसिड कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारी जो ऑनर्स इक्विटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये रेवेन्यू हम उधार कर लेते हैं, कहते हैं कि आज आप हमें पैसे ना दें, हमें जो है वो आप फ्यूचर में पैसे दे दें, ठीक है, तो फिर वो जो हमारा अर्निंग होगी, ठीक है, हम वो जो हमारा एसेट होगा वो कैश की बजाय अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज आ जाएगा और हमारा ऑनर्स इक्विटी में इंक्रीज आ जाएगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये याद रख सकते हैं कि व्हेन रेवेन्यू इज अकर इन अ वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, तो हम उसमें जो है वो एसेट्स को भी इंक्रीज कर देते हैं और हम ऑनर्स इक्विटी में भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने जो है वो वॉलमार्ट एंड जनरल मोटर्स हैं, ये यूएस की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, वॉलमार्ट और जनरल मोटर्स। तो इसमें कहा गया है कि ये बेसिकली रेवेन्यू के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे सेल्स, ठीक है। जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे सीपीएज हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल मतलब एनालिस्ट हैं, ठीक है, ये क्या है कि जो भी फीस अर्न करते हैं वो फीस अर्न उनका रेवेन्यू होता है। जो रियल एस्टेट ऑफिसेज हैं उसके अंदर जो वो कमीशन अर्न करते हैं वो इनकी इनकम होती है, रेवेन्यू। मतलब अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूँ एज अ लेक्चरर, मैं सैलरी मतलब रिसीव कर रही हूँ, ठीक है, तो वो जो सैलरी है वो मेरे लिए इनकम है, ठीक है, मेरे लिए वो जो है वो रेवेन्यू कंसीडर होगा। इसके अलावा ऑटो मतलब ओवरनाइट ऑटो सर्विस है, ठीक है, तो इसमें बताया है कि ये जो सर्विसिंग कंपनी है ये 2 सेपरेट अकाउंट में इसने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है। वन इज रिपेयर सर्विस रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज रेंट रेवेन्यू अर्नड। कि जब एक जैसे जो है गाड़ियां सही करने वाली कंपनी है, ठीक है, तो एक तो वो रेंट पे गाड़ियां देती है, रेंट से जो उसने रिसीव किया वो भी उसका रेंट रेवेन्यू अर्नड हुआ, और दूसरा जब वो रिपेयर करती है या सर्विसेज देती है तो उसके बदले में जो पैसा रिसीव करती है वो भी उसका रेवेन्यू अर्नड हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर लेट सपोज कोई एक कंपनी है जो कि टिकट को सेल करती है, जो मतलब उनका सिनेमा हॉल है, तो टिकट्स की सेलिंग जो है वो उनका रेवेन्यू होगा,
या फिर जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम टेलीविजन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, या इस तरह के जो है वो डिफरेंट। अब इसके अलावा कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जैसे बैंक्स हो गए, तो बैंक जो है लोगों को पैसे देते हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव है वो बैंक के लिए रेवेन्यू होगा। तो किसी भी कंपनी की जो मतलब जो गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं उसके मुताबिक ही ये जो रेवेन्यू है इसका नाम जो है वो मोल्ड हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि सेल्स हो सकता है, रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू हो सकता है, रेंट रेवेन्यू अर्न हो सकता है, फिर इसके बाद कमीशन रिसीव हो सकता है, कमीशन अर्न का वर्ड आ सकता है, इंटरेस्ट रेवेन्यू का वर्ड आ सकता है। तो ये तमाम जो है वो हमने रेवेन्यू की हेडिंग में डाल देने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रेवेन्यू के लिए अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हाट इज गैप रूल, मतलब गैप हमें क्या कहता है कि कौन सा रूल जो है वो रेवेन्यू के ऊपर लागू करो। तो दैट इज रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि रेवेन्यू जो है जिस टाइम पीरियड पे हमने चीज़ें सेल की हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे हमें जब रेवेन्यू रिसीव होता है तो हमें उसी जो है टाइम पीरियड में इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कहते हैं कि जब भी रेवेन्यू, जिस टाइम पे भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में हमने इसको रिकॉर्ड करना होता है। इसकी मिसाल हम कुछ ऐसे दे सकते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल के एक जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी थी और उस एडवर्टाइजिंग कंपनी ने कहा जुलाई 25 को रेडियो स्टेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि आप हमारी 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट जो है वो एयर कर दें। ठीक है, अगस्त के पीरियड के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 25 जुलाई को, लेकिन कह रहे हैं कि अगस्त के टाइम पीरियड में हमारी जो 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट है उसको एयर कर दें। अब जो रेडियो कंपनी है, रेडियो स्टेशन है, उसने अग्री कर लिया और अग्री करने के बाद उसने चला दी, अगस्त के महीने में उसको एयर्ड कर दिया, लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई। पेमेंट वो कंपनी जाके करती है सितंबर को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ जुलाई 25 को, कॉन्ट्रैक्ट था कि अगस्त में आपने एयर करना है, अगस्त में एयर हो गई वो एडवर्टाइजमेंट, लेकिन पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट रिसीव की सितंबर में। अब क्वेश्चन ये है कि जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट जो हमने सितंबर को अर्न किया था, वो अब हमने कब रिकॉर्ड करना है और किस महीने का वो रेवेन्यू है। तो आंसर ये है कि वो अगस्त के महीने का रेवेन्यू है और हम उसको अगस्त में ही रिकॉर्ड करेंगे। वो जो रेडियो स्टेशन है वो उसको अगस्त में ही रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी एक एकेडमी हो और उसमें मैं जो है फेब्रुअरी को मैंने जो है वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की हैं और वो जो मुझे फीस देने वाले हैं मार्च में या मार्च के बाद अप्रैल में मुझे फीस देते हैं। सर्विसेज मैंने फेब्रुअरी की जो है वो मतलब दी हैं। फीस अगर मुझे अप्रैल में भी मिल रही है तो वो मैं अप्रैल के मंथ की रिकॉर्ड नहीं करूंगी, वो मैं फेब्रुअरी के मंथ की रिकॉर्ड करूंगी। तो बेसिकली दिस इज द रियलाइजेशन प्रिंसिपल कि आप जो है जिस मंथ को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, या जिस मंथ को आप चीजें सेल कर रहे हैं, आपने उसी टाइम पीरियड का जो रेवेन्यू है रिकॉग्नाइज करना है और उसी टाइम पीरियड में आपने उसको जो है वो लिख लेना है। ठीक है, तो दिस इज रियलाइजेशन प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस बेसिकली एक्सपेंसेस है कि अपने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें जितनी भी कॉस्ट को गिव अप करना पड़ता है उसको हम एक्सपेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल के वी प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट एंड वी सेल सम प्रोडक्ट एंड आफ्टर सेलिंग के बाद हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब उस प्रोडक्ट को बनने से लेके उसको सेल होने तक हमें कुछ कॉस्ट जो है वो लगी है, उस कॉस्ट को हम एक्सपेंस का नाम देते हैं। तो बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए या चीज़ों को रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमें जितनी भी कॉस्ट को गिव अप करना पड़ता है उन तमाम कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, एडवर्टाइजिंग की, रेंट दिया, यूटिलिटीज आ गए,
डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग आ गई, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल आ गया एंड ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन की जैसे मैंने बात की थी कि a decrease in the value of assets through its wear and tear is known as depreciation। और depreciation हमेशा जो है वो एक fixed asset की होगी, कभी भी liquid asset की depreciation नहीं होगी। और वो fixed asset हमारे पास कौन कौन से हैं? लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है। इन तमाम की जो है वो क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं और यूज़ होने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी वैल्यू में कमी आ जाती है और उस कमी को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज वर द एक्सपेंसेस, ठीक है। और हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारा जितना भी रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड हमारे पास जो है वो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का जो है वो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाता है। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं इसको हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? तो बेसिकली ये है कि जब भी एक्सपेंस इनकर होता है तो इसने जो है ऑनर्स इक्विटी में डिक्रीज कर देना है, ठीक है। और हमारे एसिड्स में भी डिक्रीज कर देना है। ये याद रखनी है ये चीज़ कि हमारे पास एसिड में भी कमी आ जाएगी और हमारे पास जो है वो ऑनर्स इक्विटी में भी कमी आ जाएगी अगर हम कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उधार कर देते हैं तो बेसिकली उसमें ये है कि एक तो एसिड में इसने जो है वो डिक्रीज आना ही आना है, ठीक है। और दूसरा साइड ये होगी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर जो है आज एक्सपेंस हुआ और हमने उसको पे नहीं किया, हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे तो डेफिनेटली एसेट में कमी हो जाएगी और दूसरी साइड पे लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो आपने एक्सपेंस से रिलेटेड याद रखने हैं। One is कि always expenses decrease in the asset and decrease in the owner's equity, ठीक है। और अगर हम उन्हीं एक्सपेंसेस को उधार कर देते हैं तो टेन ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द एसेट्स बट इंक्रीज इन द लाइबिलिटी अगर हम जो है वो फ्यूचर में इसको पे करते हैं। तो दिस इज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपेंस। रेवेन्यू का था कि एसेट में भी इजाफा हो जाएगा और ऑनर्स इक्विटी में भी इजाफा हो जाएगा। एक्सपेंस का हुआ कि एसेट में भी कमी हो जाएगी और ऑनर्स इक्विटी में भी कमी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंस जो है वो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल जैसे मैच करना, किसके साथ हमने मैच करना है? रेवेन्यू के साथ मैच करना है। जैसे हमने बताया ना कि पहले डिस्कस किया कि हम किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का जो रेवेन्यू होगा, जो सेल होगी, उस सेल में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने मैच करना है। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है कि जिस साल का या जिस मंथ का रेवेन्यू है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस भी उसी मंथ के उसमें से माइनस होंगे, ठीक है। तो दिस इज एन मैचिंग प्रिंसिपल, यानी हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है जो भी टाइम पीरियड में अकर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के मैं जो है एक फरवरी के मंथ में ट्यूशन फीस जो है वो रिसीव करती हूँ, ठीक है। और फरवरी के मंथ का जो यूटिलिटी बिल है या टेलीफोन बिल था या फिर सैलरी थी वो मिला के जो है वो कोई 5000 बनता था एक्सपेंस, ठीक है। अब मुझे पैसे नहीं मिले, पैसे मुझे अप्रैल में जाके मिलने हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के जो मैं पेमेंट करूंगी अब मेरे पास जो एक्सपेंसेस हैं 5000 के, तो क्या मुझे जनवरी की फीस में से वो ऑफसेट करने चाहिए? तो आंसर होगा नो। आंसर यही है कि जब मेरे पास फरवरी के मंथ की फीस आएगी उसी में से ही मैंने अपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है। मैंने प्रीवियस मंथ के रेवेन्यू में से करंट जो मेरे पास एक्सपेंसेस हो रही हैं उसमें से माइनस नहीं करना। तो मैचिंग प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि जिस मंथ का रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं उसी मंथ के एक्सपेंसेस उस रेवेन्यू में से माइनस होंगे। या एक साल का आप जो है वो आपने एक साल के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो किस में से माइनस होंगे? उसी साल के रेवेन्यू अर्न में से माइनस होंगे, ठीक है। पिछले साल के रेवेन्यू में से आपने उन एक्सपेंसेस को कवर नहीं करना होता।
तो इसकी आप बेसिकली एक डेफिनेशन आप ये कह देंगे कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफसेटिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड एज मैचिंग प्रिंसिपल। यानी ये कॉज हुआ और इसका इफेक्ट ये है, यानी हम ये सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उसका मतलब पीछे जो है ये सेल के अगेंस्ट जो रेवेन्यू जनरेट किया है इसके पीछे कितनी कॉस्ट लग रही है, इतनी है। तो हमने जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल के एक्सपेंसेस उसमें से ऑफसेट करने हैं। तो दिस इज बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल। तो रेवेन्यू हमारा रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को जो है वो यूज करता है, सॉरी रिकॉग्निशन था क्या था, रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन प्रिंसिपल को जो है वो यूज करता है, और एक्सपेंस हमारा मैचिंग प्रिंसिपल को जो है वो यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंडिचर बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कुछ ऐसे हमारे पास हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वो फ़ायदा देते हैं। इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आई हैव ओनली लेस देन 1 मिनट। तो you can again join the session.